गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने जाना था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वायु में उपस्थित होता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने ये जाना था कि जो चूने का पानी होता है उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड उस चूने के पानी से गुजरती है तो जो चूने का पानी होता है उसका रंग दूधिया हो जाता है। ठीक है, और हमने ये भी जाना था कि जो वायुमंडल होता है ना, वो पृथ्वी के चारों ओर पाया जाता है। ठीक है, जो सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं है ना, उससे हमारी पृथ्वी की क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। चलिए तो आज हम लोग आगे एक्टिविटी देखें। चलिए, फाइंड अ सनी रूम इन योर होम और स्कूल, क्लोज ऑल डोर्स एंड विंडोज विथ कर्टेन्स पुल डाउन टू मेक द रूम डार्क, नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप कोई ऐसा सनी रूम लीजिए, यानी कि ऐसा रूम जहाँ पर सूर्य का धूप आता हो। ठीक है, सूर्य का प्रकाश आता हो। ठीक है, तो ऐसा रूम लेना है या फिर स्कूल का ऐसा रूम लेना है। ठीक है, जिसमें सूर्य का प्रकाश आता हो। अब आगे लिखा है क्लोज ऑल डोर्स एंड विंडो विथ कर्टेन्स पुल डाउन टू मेक द रूम डार्क। ठीक है, अब क्या कर देना है, जितने भी दरवाजे हैं है ना, और जो खिड़कियां हैं उनको बंद कर देनी है और उसमें कर्टेन्स को खींच करके यानी कि पर्दे को गिरा देनी है और रूम को पूरी तरह से डार्क कर देना है, यानी कि कमरे को अंधेरा कर देना है। ठीक है, अब आगे लिखा है नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन, यानी कि जिस ओर से सूर्य का धूप आता हो। ठीक है, उस रूम में जिस ओर से सूर्य का धूप आता हो है ना, उसको क्या कर देना है, नाउ ओपन, यानी कि उसको खोल देनी है। ठीक है, जस्ट अ लिटिल इन सच अ वे दैट इज अलाउ सनलाइट टू इंटर द रूम ओनली थ्रू अ स्लाइट। और कैसे खोलना है कि उसको इस तरह से खोलिए कि जो धूप है ना, वो बहुत सक्रिय यानी कि बहुत कम आए। ठीक है, कमरे के अंदर बहुत कम घुस पाए। स्लाइट यानी कि एक सक्रिय रेखा दिखे उसका। ठीक है, जब सूर्य प्रकाश कमरे में घुसे तो उसका एक स्लाइड दिखे है ना, यानी कि उसका एक सक्रिय रेखा दिखे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट, यानी कि जो सनलाइट जब क्या होता है मतलब कि रूम के अंदर घुसता है तो उसको हम लोगों को ध्यान से देखना है कि जो सनलाइट है उसका बीम कैसे दिख रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। डू यू सी सम टिनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट। ठीक है, आप पाते हैं कि जो सनलाइट का बीम होता है, ठीक है, सनलाइट का जो बीम होता है उसमें चमकीले छोटे छोटे है ना, छोटे छोटे चमकीले कण दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे लिखा आगे देखिए, डू यू सी सम टिनी शाइनिंग पार्टिकल्स लाइक मूव इन द बीम ऑफ सनलाइट। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया बच्चों कि जो सन का लाइट होता है ना, जब वो मतलब सूर्य का जो किरण होता है जब कमरे में घुसता है तो उसमें कुछ छोटे छोटे कण होते हैं ना, चमकदार। अब आगे लिखा है कि व्हाट आर दिस पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि ये जो चमकदार कण है वो क्या है। ठीक है, ये जो कण है वो क्या है। आगे देखिए, दे आर डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर विच वेरियस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये वायु में उपस्थित धूल के कण होते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल यानी कि धूल के कण होते हैं जो समय तथा स्थान के साथ कम या ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि समय टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस लिखा है। देखिए, यानी कि अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पर अलग अलग ये पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इंक्लूड दैट एयर इज contains some gases mainly nitrogen, oxygen, small amount of carbon dioxide, other gases, water vapor and dust particles। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एक्टिविटी फर्स्ट सेकेंड और जो थर्ड था है ना, इस यह निष्कर्ष निकलता है कि वायु में कुछ गैसें मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है, अन्य गैसें, ठीक है, और उसमें जल वाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। कहने का मतलब है कि ये सभी चीज़ें वायु में पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? वायु में क्या क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, उसके साथ साथ अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। ठीक है, और आगे जल वाष्प भी पाया जाता है और उसमें धूल के कण भी दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सभी को मिलाकर जो वायु होता है वो उसका जो मतलब कि एयर कंटेंट्स, यानी कि वायु में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? पाई जाती हैं। ठीक है, ये सारी गैसें और धूल के कण पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाउ एवर देयर में बी सम वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वायु में इनकी मात्रा में, है ना, अंतर के कारण, समझ में आता है, सम वेरिएशन यानी मात्राओं में कुछ वेरिएशन, यानी कि जो उनमें मात्रा में अंतर पाया जाता है। ठीक है, जिनके कारण उनका जो कंपोजिशन होता है, यानी कि जो संरचना होती है, ठीक है, वो एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कंपोजिशन। देखिए बच्चों, कंपोजिशन मीन्स होता है संरचना, ठीक है, और प्लेस टू प्लेस कहने का मतलब ये है कि वायु में, है ना, इनकी मात्रा में अंतर के कारण संरचना में, ठीक है, क्या पाई जाती है, यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग पाई जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कहीं की हवा ऐसी रहेगी जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें जो वाटर वेपर रहता है, उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, उनकी मात्रा में कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, वहाँ की जो एरिया रहेगा, है ना, जो जगह रहेगा, उसके हिसाब से वहाँ का जो वायुमंडल है ना, उसका जो कंपोजिशन है वो रहता है, यानी कि वायु का जो संरचना रहता है, ठीक है, वो रहता है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि प्लेस टू प्लेस, यानी कि अलग अलग स्थान पर, ठीक है, जो वायु का कंपोजिशन है ना, उसमें भिन्नता हो सकती है। ठीक है, वेरिएशन, यानी कि उनमें भिन्नता हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट for the earth. It saves the living being on earth from harmful rays and extreme temperature of the sun. देखिए बच्चों, प्रोटेक्टिव मतलब कि सुरक्षात्मक, ब्लैंकेट मतलब कवच। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हार्मफुल मीन्स होता है हानिकारक। ठीक है, हार्मफुल मीन्स हो गया हानिकारक, टेम्परेचर मीन्स हो गया ताप, और एक्सट्रीम मतलब कि बहुतायत। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वायुमंडल पृथ्वी के लिए सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, ब्लैंकेट मीन्स कवच या आवरण भी होता है। तो वायुमंडल पृथ्वी के लिए सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करता है। यह पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारियों को सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं तथा अत्यधिक ताप होता है ना, उसके दुष्प्रभाव से क्या करता है? पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है, पृथ्वी पर रहने वाले जो जीवधारी होते हैं उनकी वो सुरक्षा करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है आंसर दिस, यानी कि इनके उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए बच्चों, फर्स्ट रिक्त स्थान देखते हैं। फर्स्ट में दिया है द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, ब्लैंक ब्लैंक एंड ब्लैंक, यानी कि जो हमारा अर्थ है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, उसको है ना 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? ठीक है, समझ में आया? यानी कि पृथ्वी को 3 भाग, ठीक है, कौन कौन से भाग में बांटा गया है। तो बच्चों, जितने भागों में बांटा गया है उसको आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है, एक यहाँ पर आप क्या करेंगे? फिलअप करेंगे। ठीक है, कि पृथ्वी के जो 3 रीजन है ना, वो कौन कौन से है उसको यहाँ पर आप भरेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड में दिया है द एट द पोल्स वाटर इज इन ब्लैंक फॉर्म, यानी कि जो ध्रुवों पर, ठीक है, जो जल पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि कौन से रूप में पाया जाता है। ठीक है, देखिए फिर समझिए, ध्रुवों पर जल, है ना, एट द पोल वाटर इज इन ब्लैंक फॉर्म,
यानी कि जो पोल वाटर होता है वो कौन से फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि कौन से रूप में पाया जाता है। चलिए थर्ड देखते हैं। ब्लैंक पार्ट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ इज हाइड्रोस्फीयर एंड ब्लैंक पार्ट इज लिथोस्फीयर। ठीक है, ब्लैंक पार्ट यानी कि कितना भाग, ठीक है, पूरे पृथ्वी टोटल एरिया यानी कि पृथ्वी का कितना पूरा भाग हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर फैला हुआ है, ठीक है, और कितने भाग में स्थलमंडल है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का ब्लैंक भाग जलमंडल है और कितना भाग स्थलमंडल है। ठीक है बच्चों, तो जितना जितना भाग है ना, यानी कि पृथ्वी में जितना भाग आप लोगों का हाइड्रोस्फीयर है यानी कि जलमंडल, ठीक है, जलमंडल कितना है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, और स्थलमंडल कितना है या भूमंडल कितना है उसको आप यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 में है एटमॉस्फेयर हैज़ मेनली ब्लैंक ब्लैंक एंड ब्लैंक गैसेस। ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेयर पे वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें होती है। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन सी गैसें होती हैं उसको आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 में दिया है ब्लैंक गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की। ठीक है बच्चों, एक्टिविटीज़ में हमने देखा था कि वो कौन सा गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की यानी कि दूधिया कर देता है। ठीक है, तो ये 5 में आप लिखेंगे। ठीक है, और लिखने के बाद कॉपी में लिखेंगे, इसको फिलअप करेंगे, भरेंगे, उसके बाद आप ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। आगे क्या है बच्चों, अर्थ एंड द सोलर सिस्टम यानी कि पृथ्वी तथा सौरमंडल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सन इज अ स्टार फ्रॉम विच लाइट एंड हीट आर बीइंग कंटिन्यूसली इमिटेड। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूर्य एक तारा है जिससे प्रकाश एवं ऊष्मा लगातार निकलती रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है सम हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन अ फिक्स पाथ, दे आर कॉल्ड प्लैनेट। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ है ना, कुछ जो आकाशीय पिंड होते हैं वो सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड प्लैनेट। ये क्या कहलाते हैं, ये प्लैनेट कहलाते हैं यानी कि ये ग्रह कहलाते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। सन हैड 8 प्लैनेट यानी कि जो सूर्य होता है उसके 8 ग्रह हैं। चलिए बच्चों देखते हैं कौन कौन सा है। फर्स्ट है मरकरी जिसको कहा जाता है बुध। सेकंड है वीनस यानी कि शुक्र। थर्ड में है अर्थ यानी कि पृथ्वी जिस पे हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं। फोर्थ में है मार्स यानी कि मंगल। 5 में है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। 6 में है सैटर्न यानी कि शनि। 7 में है यूरेनस यानी कि अरुण। और 8 में है नेपच्यून यानी कि वरुण। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। नाउ प्लूटो इज़ नॉट अ प्लैनेट। अब प्लूटो ग्रह नहीं है। ठीक है बच्चों, पहले कहा जाता था कि जो हमारे ग्रह हैं उनकी संख्या 9 है। ठीक है, तो उसमें से एक प्लूटो भी था जिसको अब ग्रहों की संख्या से हटा दिया गया है। ठीक है, तो उसी का यहाँ पर रीज़न दिया गया है। ठीक है, कि प्लूटो को ग्रहों में है ना, ग्रहों का जो मतलब कि संख्या है ना, जो 9 था है ना, उसमें से प्लूटो को अलग क्यों रखा गया है। ठीक है, यानी कि ग्रहों की जो एक समूह है ना, उससे उसको अलग क्यों किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है टू डिसाइड द डिफिनेशन ऑफ प्लैनेट्स। डिफिनेशन मीन्स होता है परिभाषा। ठीक है, आगे देखिए। इन चेक रिपब्लिक 2500 साइंटिस्ट ऑफ फ्रॉम कंट्रीज टुक पार्ट इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्रहों की परिभाषा तय करने के लिए,
ठीक है, देखिए लिखा है CZECH लिखा है। ठीक है बच्चों, CZ जो एक जगह का नाम है जिसको चेकोस्लोवाकिया कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था कि 2500 वैज्ञानिकों ने, है ना, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल सम्मेलन हुआ था उनमें हिस्सा लिया था। ठीक है बच्चों, और देखिए यहाँ पर लिखा है साइंटिस्ट ऑफ फ्रॉम कंट्रीज़। ठीक है बच्चों, यानी कि कई देशों के। ठीक है, तो जो चेकोस्लोवाकिया है वहाँ पर 75, ठीक है, 75 जो कंट्रीज़ था वहाँ के वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया था। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए एक बार फिर से समझते हैं कि ग्रहों की परिभाषा तय करने के लिए चेकोस्लोवाकिया में, ठीक है, जो कई देश हैं, ठीक है, वहाँ के 2500 वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय खगोल सम्मेलन में हिस्सा लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर डिसाइडिंग द definition of planet, scientists have found that Pluto is not a planet according to the definition. समझ में आया बच्चों? यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने ग्रहों की परिभाषा तय करने के पश्चात देखा कि प्लूटो परिभाषा के अनुरूप नहीं है। ठीक है, अतः वह ग्रह नहीं है। ठीक है बच्चों, यानी कि वैज्ञानिकों ने ग्रहों का जो डिफिनेशन बनाया यानी कि जो परिभाषा बनाई उसमें प्लूटो उस परिभाषा के अनुरूप नहीं था। ठीक है, जिसके कारण उसको क्या किया गया, ग्रहों की, है ना, ग्रहों का जो समूह है उससे उनको अलग कर दिया गया। ठीक है, यानी कि प्लूटो ग्रहों की संख्या से हट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। They are arranged according to their distance from the sun. The nearest planet is Mercury. देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कि they are arranged according to their distance from the sun. The nearest planet is Mercury. देखिए बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सूर्य है, ठीक है, उसके चारों ओर जो ग्रह है वो एक निश्चित दूरी पे अरेंज है यानी कि व्यवस्थित है। ठीक है, यानी कि देखिए बच्चों यहाँ पर चित्र में बताया गया है, ये जो सन है, ठीक है, उसके बाद ये जो ग्रह है, ठीक है, ये जो ग्रह है ना, ये एक निश्चित दूरी पर अरेंज है यानी कि व्यवस्थित है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है, द नियरेस्ट प्लानेट इज़ मरकरी। ठीक है, सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो है मरकरी। कौन सा है? मरकरी। ठीक है, और मरकरी फर्स्ट है। ठीक है बच्चों, सूर्य के बाद सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह मरकरी है यानी कि बुध है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों चित्र में स्पष्ट बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट मरकरी, सेकेंड वीनस, थर्ड अर्थ, 4 है आपका मार्स, 5 है जुपिटर, 6 है सैटर्न, 7 में है यूरेनस और 8 में है नेपच्यून। ठीक है बच्चों, ये 8 ग्रह है जो सूर्य से एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित हैं। ठीक है बच्चों, यदि हमारे जो ग्रह होते हैं, है ना, वो एक निश्चित दूरी पे अरेंज ना रहें, ठीक है, व्यवस्थित ना रहें, तो क्या होगा, ये एक दूसरे से टकरा जाएंगे। ठीक है, इसीलिए, है ना, ये जो दूरी पे है ये अपने अक्ष पे, यानी कि ये जो है, ठीक है, ये उनका पथ है यानी कि उनका ये अक्ष है जिस पे वो क्या करते हैं, है ना, जिस पे वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, जो वो आपस में टकराते नहीं हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, देयर आर सम हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं। ठीक है, हेवनली बॉडीज मतलब कि आकाशीय पिंड होते हैं जो
क्या करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, है ना, जो क्या करते हैं, जो ग्रह होते हैं, ठीक है, जो ग्रह हैं, जैसे कि अर्थ हुआ, मार्स हुआ, जुपिटर हुआ, ठीक है, ये जो ग्रह है ना, तो उनके चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, समझ में आया। कुछ ऐसे आकाशीय पिंड भी हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, वो किसी भी ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिस आर कॉल्ड सैटेलाइट, और ये क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं, यानी कि सैटेलाइट्स। चलिए आगे देखते हैं। द प्लैनेट एंड सैटेलाइट आर लिट बाय सनलाइट। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो ग्रह और उपग्रह होते हैं, ठीक है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सन, प्लैनेट एंड सैटेलाइट टुगेदर मेक द सोलर सिस्टम और द सोलर फैमिली। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें सूर्य का प्रकाश, सन, प्लैनेट, ठीक है, सन, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट टुगेदर मेक द सोलर सिस्टम और द सोलर फैमिली। यानी कि सूर्य, ग्रह और जो सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, टुगेदर, यानी कि ये सब मिलाकर, ठीक है, सौर मंडल या फिर सौर परिवार बनता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूर्य, ग्रहों और सैटेलाइट्स को मिलाकर सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, जो सैटेलाइट्स होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, यानी कि दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखते हैं नेचुरल सैटेलाइट, सेकंड में है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट मतलब कि जो प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट्स में होता है प्राकृतिक उपग्रह, सेकंड में है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यानी कि कृत्रिम उपग्रह। ठीक है बच्चों, नेचुरल सैटेलाइट जो प्रकृति द्वारा बना हुआ होता है, ठीक है, जो प्रकृति द्वारा निर्माण होता है, और सेकेंड है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है, जिसको मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ सैटेलाइट्स दिए गए हैं। ठीक है, नीचे लिखा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के कृत्रिम भारतीय उपग्रह। ठीक है, पृथ्वी के कृत्रिम भारतीय उपग्रह। चलिए देखते हैं। ये पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह हैं। कहने का मतलब ये है कि ये पृथ्वी के चारों ओर क्या करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट में है आर्यभट्ट, सेकंड में है भास्कर, थर्ड में एप्पल। ठीक है, ये तीनों ऐसे सैटेलाइट है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, आर्यभट्ट, भास्कर और एप्पल। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, तीनों सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, हमारे पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह हैं। चलिए आगे देखते हैं। द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड एनी प्लैनेट आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। अपार्ट फ्रॉम मरकरी एंड वीनस, ऑल अदर प्लैनेट हैव देयर ओन नेचुरल सैटेलाइट। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वे आकाशीय पिंड, ठीक है, द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड एनी प्लैनेट आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स। यानी कि वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। आगे लिखा है अपार्ट फ्रॉम मरकरी एंड वीनस, ऑल अदर प्लैनेट हैव देयर ओन नेचुरल सैटेलाइट। यानी कि बुध तथा शुक्र के अतिरिक्त, ठीक है, जितने भी ग्रह हैं, है ना, उनके अपने उपग्रह हैं। समझ में आया। बुध तथा शुक्र के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रहों के अपने उपग्रह हैं। आगे लिखा है द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। यानी कि जो मून है, यानी कि जो चंद्रमा है, वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो आपका चंद्रमा है। ठीक है, और जो पहले बताया गया था, है ना, यहाँ पर आर्यभट्ट, भास्कर और एप्पल, ये सभी आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल उपग्रह हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
any man-made celestial body that revolve around the planet and are sent into space with the help of rocket are called are artificial satellite of the earth। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मानव निर्मित है ना, मैन मेड यानी कि मानव निर्मित, ठीक है, तथा रॉकेट की सहायता से, ठीक है, मानव निर्मित तथा रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित ऐसा पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि मानव द्वारा निर्मित तथा रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित ऐसा पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है, ठीक है ना, जो रॉकेट के माध्यम से क्या किया जाता है, स्पेस पे यानी कि अंतरिक्ष। देखिए बच्चों, यहाँ पर स्पेस दिया गया है यानी कि अंतरिक्ष में, ठीक है, रॉकेट की सहायता से, है ना, क्या किया जाता है। आगे देखिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ यानी कि जो कृत्रिम उपग्रह होता है उसको रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार फिर से समझाती हूँ कि मानव द्वारा निर्मित, ठीक है, जो सैटेलाइट्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष में क्या किया जाता है, भेजा जाता है। ठीक है, जो क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।